Good morning, students. Today's our topic is politics of plant development. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्लांट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और उसको पॉलिटिक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग या आपके पेरेंट्स जब भी मार्केट जाते हैं या जितनी भी उनकी जब वो इनकम आती है तो उसको एक प्लानिंग के साथ खर्च किया जाता है। और साथ में क्या होता है कि प्लानिंग होती है कि किस तरीके से उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है और कितना खर्च करना है। अननेसेसरी जगह पर उसको खर्च नहीं किया जा सकता। जहाँ ज़रूरी है उसको वहाँ खर्च किया जाए उस इनकम को। इसी इनकम को जब हम खर्च करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी एक प्लानिंग होती है। नेक्स्ट थिंग है डेवलपमेंट, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विकास। विकास का मतलब है कि डेवलपमेंट जब आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है किसी पुरानी पॉलिसीज़ के ऊपर या किसी भी तरह की चीज़ें चलती हुई आ रही है, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं, देन दैट मीन्स डेवलपमेंट। अब हम लोग इसको देखेंगे पॉलिटिक्स के साथ कि किस तरीके से पॉलिटिक्स एक पूरी प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करती है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लान्ड डेवलपमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि आपकी एक फर्स्ट स्टोरी है जिसमें आपको बताया गया उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ एक नेचुरल रिसोर्स है और वो है आयरन ओर का, जिसको कि अभी तक बहुत ज़्यादा अभी देखा भी नहीं गया है, ज़्यादा खुदाई भी नहीं हुई है। तो एक तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मांग है, एक ग्लोबल मांग आई है, वो भी स्टील के लिए। स्टील, आपको पता ही है कि स्टील बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। और उड़ीसा जो कि एक सबसे बड़ा रिज़र्व है आयरन ओर का हमारे देश में, इसके अंदर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट आशा करती है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ कैश भी आएगा। और वो एक अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करती है, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और हमारे ही घरेलू जो स्टील के उत्पादक करता हैं उनके साथ। और गवर्नमेंट बिलीव करती है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और हम लोगों को अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उससे एक डेवलपमेंट होगा। जो आयरन और रिसोर्स है वो ऐसी जगह पर है जो ट्राइबल एरियाज़ में आते हैं और बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेटली हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर के रहने वाले जो जनजाति या आदिवासी लोग होते हैं उनको ये डर है कि अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ सेटअप होएगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मीन्स वो हमें हमारे ही घर से निकाल देंगे। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को फील करती है कि अगर इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग पाई तो किस तरीके से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा और कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, मीन्स राजनीतिक टकराव। यस, राजनीतिक टकराव। कई हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें लिख रखा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस, कि इस केस के अंदर आप ये बता सकते हैं किस किस का इंटरेस्ट है या कि नहीं है, कि की पॉइंट्स क्या हैं कन्फ्लिक्ट के, जो झगड़ा है ये लोगों में, जो सरकार है या वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके झगड़े में क्या कारण है झगड़े का, या आप क्या सोचते हैं कि देयर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन कैन एग्री, क्या इस कहानी में कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जिस पे कि सब एग्री कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका कि ये कहते हैं कि दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट, ये क्वेश्चन के आंसर किसी भी तरह के एक्सपर्ट के द्वारा नहीं दिए जा सकते, बिकॉज़ यहाँ सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबके अपने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किसी का कोई विचार है, किसी के कोई आइडियाज़ हैं। सो डिसीजंस ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व वेइंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर। इस तरह के जो डिसीज़न होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप के अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा ही वजन रखते हैं अपने इंटरेस्ट में। और जो प्रेजेंट जनरेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि आज की जनरेशन आगे की जनरेशन्स के लिए भी कुछ अलग विचार रखती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक है, और इस तरह के जो डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजंस हैं, बड़े डिसीजंस हैं, वो हमेशा कैसे लिए जाने चाहिए कि
पीपल, लोगों के द्वारा, यानी कि उनसे सहमति होगी तभी हम लोग इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग। ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें उन एक्सपर्ट्स से, यानी कि उन विशेषज्ञों से हम लोगों को पूरी तरीके से एडवाइस लेनी चाहिए, चाहे वो खनन से हो या एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरणवादियों से हो या इकोनॉमिस्ट जिन जो कि आपकी पूरी इकनॉमी देखते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी ए पॉलिटिकल डिसीजन, लेकिन जो आखिरी डिसीजन है वो हमेशा से पॉलिटिकल डिसीजन ही रहेगा, टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इन टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल। और वो जो डिसीजन लिया जाता है वो हम लोगों के द्वारा, चुने गए लोगों द्वारा लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है वो उनसे जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हम उनसे कोई भी अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी कोई भी मांग हम उन्हीं से कर सकते हैं जिनको हमने वोट देकर आगे पहुंचाया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश के अंदर इस तरह के कई सारे डिसीजंस लिए जाने लगे हैं। ईच ऑफ दीज डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस। ऑल दीज डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय ए शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से कोई भी डिसीज़न किसी भी तरीके से ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लिया जा रहा है, बल्कि ये सारे डिसीजंस क्या हैं, बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं एक साथ एक शेयर्ड विज़न। सब लोगों का एक विज़न होता है, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे हम लोग हों, चाहे एनवायरमेंटलिस्ट हों, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उनके पास एक विज़न होता है कि हमें आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल कैसा बनाना है। Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. मीन्स कि हर कोई ये एग्री करता है कि जो भारत का डेवलपमेंट है, विकास है, वह हमेशा से कैसे दो तरफ से होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आपकी आर्थिक बढ़त होनी चाहिए और साथ में एक सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ होना चाहिए। इट वॉज ऑल्सो एग्री डेट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्री करते हैं लोग, या ये सभी लोग एग्री करते हैं कि ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को ही अकेले नहीं सौंप देनी चाहिए या केवल फार्मर्स को नहीं दे देनी चाहिए। दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस। भाई गवर्नमेंट जो है वो भी तो अपना एक की रोल इसमें अदा करती है, सारा खेल तो उन्हीं का ही है। There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. There was an disagreement, however, यहाँ पर क्या है कि एक disagreement है, वो लोग राजी नहीं हो सकते हैं on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार को क्या है ना कि गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए हमारी किसी भी चीज़ में। Was it necessary to have a centralized institution to plan for entire country? क्या ये ज़रूरी हो जाता है कि एक केंद्रीयकृत मीन्स सेंट्रलाइज्ड मीन्स केंद्रीयकृत एक सेंटर में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि पूरी कंट्री के लिए एक प्लान बनाए, प्लानिंग करे। शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। क्या गवर्नमेंट को इस तरह के कुछ इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस रन करने चाहिए, मीन्स या कुछ चीज़ें गवर्नमेंट करे और कुछ चीज़ें हम प्राइवेट हाथों में दे दें। हाउ मच इम्पोर्टेंस वाज टू बी अटैच्ड टू द नीड ऑफ जस्टिस इफ़ इट डिफर्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउ मच इम्पोर्टेंस, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरी है कि वाज टू बी अटैच्ड टू नीड ऑफ जस्टिस, कि न्याय की ज़रूरत हो जब ये चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ के रिक्वायरमेंट से थोड़ी अलग आती हैं। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड कॉन्टेस्टेशन विच हैज़ कंटिन्यूड एवर सिंस। यही सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कई तरीके से राजनीतिक टकराव के कारण बनते हैं और आगे तक रहते हैं। ईच ऑफ द डिसीजन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और इनमें से हर एक डिसीज़न जो होता है वो आगे अपने पॉलिटिकल राजनीतिक कॉन्सिक्वेंस रखता है। मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड
कंसल्टेशंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। और इनमें से बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिसके अंदर राजनीतिक न्यायीकरण जजमेंट आते हैं, उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है वो पब्लिक से भी पूछ सकें, पब्लिक अप्रूवल होगा तभी आगे चीज़ बढ़ेगी, गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। That is why we need to study the process of development। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम डेवलपमेंट की प्रक्रिया को पढ़ें कि आखिर में विकास की प्रक्रिया क्या है एज ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। और ये एक पॉलिटिक्स के अंदर एक हिस्ट्री का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स विकास के लिए विचार। क्योंकि सब लोगों के विचार अपने अलग अलग होते हैं, कोई किसी विचार पे, कोई किसी मॉडल पे काम करता है तो कोई दूसरे मॉडल पे काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेरी ऑफन दिस कॉन्टेस्टेशन इन्वॉल्व्स द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। इस टकराव के अंदर मेन चीज़ थी कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट विकास कैसे होगा। सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में अपने एक लेसन में ही कहानी पढ़ी थी, एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा, जो कि हमें दिखाता है कि नॉट एनफ टू से दैट एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट, कि उसके अंदर हमने देखा कि हर कोई ये नहीं चाहता कि डेवलपमेंट हो। फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए, विकास को लेके बहुत अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है तो उसके लिए मतलब होगा प्लानिंग टू सेट अप ए स्टील प्लांट, मीन्स वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टील प्लांट को लगाएगा, उससे जो इनकम आएगी उसके लिए डेवलपमेंट वो है। किसी कंज्यूमर के लिए, एक अर्बन कंज्यूमर, शहरी कंज्यूमर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि वो स्टील खरीद रहा है और उसको यूज़ कर रहा है अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो घर बना रहा है या अपनी छोटी फैक्ट्री बना रहा है, दुकान बना रहा है, एटसेट्रा। या एक आदिवासी के लिए जो कि उस रीजन में रह रहे हैं, उनको वो रीज़न पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए डेवलपमेंट कोई मायने रखता ही हो। Thus, any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास को लेके आज भी कई जगहों पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद होते हैं, विभेद होते हैं, डिबेट्स होती रहती हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स भारत की आज़ादी के बाद के 10 साल किस तरीके से रहे हैं। विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन। विकास के ही प्रश्न के चारों ओर इनके एक भूमिका बंधी रहती थी कि 10 साल बाद भी, और ये कॉमन था एज इट इज़ इवन नाउ फॉर पीपल टू रेफ़र टू द वेस्ट। अगर आज भी आप किसी से पूछेंगे कि विकास का मतलब क्या है, तो कई लोगों का मानना होता है कि विकास का मतलब है पश्चिमी देशों की तरह का एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, कि मतलब जैसा वहाँ का विकास हो रहा है वैसे ही हम लोगों का विकास भी होना चाहिए। Development was about becoming more modern, and modern was about becoming more likely the industrialized countries of the West। देखिए, वेस्ट के अंदर क्या है कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा लगी हैं, तो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो चकाचौंध जो है हमारे भारतीय लोगों में भी आ जाती है। वो लोग भी यही मानने लगते हैं कि भैया जैसे वेस्ट के अंदर है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको मॉडर्न होना है, और अगर आपको मॉडर्न होना है तो इंडस्ट्रियलाइज्ड होना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट्स थॉट। केवल हम आम आदमी ही ये नहीं सोचता, यहाँ तक कि जितने विशेषज्ञ हैं उनका मानना भी यही है। It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West। ये माना जाता था कि बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों ने क्या किया है कि पश्चिमी की तरह ही अपने यहाँ मॉडर्नाइजेशन लेके आई है, आधुनिकीकरण किया है उसने, विच इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। जिसका कि मतलब था कि उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व रही है, मोस्टली जो ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, आपका सामाजिक ढांचे को उसने, जो पुराने तौर तरीके थे, सोच विचार था, उसने उसको तोड़ा है, और एक नया कैपिटलिज्म मीन्स जो आर्थिक से संबंधित होता है, पैसों से संबंधित होता है, एंड लिबरलिज्म उदारवाद को उन्होंने आगे अपनाया है।
और सबसे ज़्यादा उसी की मांग हुई। मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ। देखिए, आधुनिकीकरण का मतलब क्या कहते हैं कि आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, कि आपको आगे बढ़ना है। ग्रोथ मीन्स आगे बढ़ना है आपको। नेक्स्ट थिंग, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। प्रोग्रेस कहाँ आपको, आपको मटेरियल्स में भी, यानी कि जैसे आपके रिसोर्सेज वगैरह हो गए हैं, और साइंटिफिक यानी कि आपको वैज्ञानिक सोच भी लेके आनी है। दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। और इसी तरह के जो आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के लिए, वो दूसरे लोगों को ये प्रेरित करते हैं बात करने के लिए कि वे देशों के बारे में ये देखें कि वो डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, विकासशील है या अविकसित हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो भारत है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि हम लोग आज भी अपने कई रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग, that on the eve of independence means जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया यानी कि भारत इससे पहले ही दो मॉडल्स, डेवलपमेंट के विकास के दो मॉडल्स पे काम कर रहा था। सबसे पहला था द लिबरल कैपिटलिस्ट। यस, द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल मीन्स उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जो कि मोस्टली आपके यूरोप या यूएस में होता है। एंड द सेकंड मॉडल वाज सोशलिस्ट मॉडल, जो कि आपके रशिया यूएसएसआर में यूज़ होता है। और हम लोग इस चीज़ को पहले से पढ़ चुके हैं कि इन दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में शीत युद्ध का समय भी रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकतें रही हैं। देयर वर मैनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमारे भारत में ही बहुत सारे लोग ऐसे थे उस समय जो कि डेवलपमेंट के सोवियत मॉडल से ज़्यादा इम्प्रेस थे और वह उसको अपनाना चाह रहे थे। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से केवल कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग नहीं थे, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, एंड लीडर्स लाइक नेहरू, जो कि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे विद इन द कांग्रेस। देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ द अमेरिकन स्टाइल कैपिटल स्टेट डेवलपमेंट। और बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि अमेरिका की पूंजीवादी विकासीय धारणा को समझ सकते थे या उसको पसंद करते थे। दिस रिफ्लेक्ट अ ब्रॉड कंसेंसस डेट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये चीज़ हमें दिखाता है, दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी सहमति के साथ, एक बहुत बड़ी सहमति के साथ कि ये नेशनल मूवमेंट्स के दौरान ही चीज़ें तैयार होने लगी थीं। और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government। और उनका जो हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे हमारे उनका एक साफ विचार था कि वो जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद भारत की जो सरकार है, वुड हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम, उसकी बिल्कुल जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी नैरो थिंकिंग डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग होएगी। इट वाज क्लियर, ये क्लियर हो चुका था, मोर ओवर दैट द टास्क ऑफ poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government। ये साफ था कि आज़ाद भारत की जो सरकार है उसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम था भारत में से गरीबी को हटाना, साथ में सामाजिक और आर्थिक सिस्टम को अच्छी तरीके से लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर डिबेट्स अमंग देम। इनके बीच में काफ़ी डिबेट्स और मतभेद हुए थे। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी द प्रिफर्ड पाथ, फॉर अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन पर्टिकुलर एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी।
कुछ लोगों के लिए जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी प्रेफर्ड पाथ, कि अगर भारत का आपको डेवलपमेंट करना है तो औद्योगिकरण करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए था कि जो डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो कृषि के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा कि गांव की जो पुअर्टी है, गांव की जो ग्रामीण गरीबी है, ग्रामीण तबके की जो गरीबी है, उसको हटाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।